नमस्कार दोस्तों, आज मैं क्वेश्चन सीरीज सेकेंड पार्ट चालू करने जा रहा हूं जो इंटरव्यू सेशन के हैं। जो इंटरव्यू खास करके फॉरेन अकाउंटिंग में पूछे जाते हैं वो सब क्या होंगे मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। सबसे पहले वो पूछेंगे, हालांकि वो क्वेश्चन तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो एक चीज़ पूछेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के फॉर्मूला क्या है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, यानी जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं तो लेके इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल तक क्या कॉस्ट लगता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अगर फॉर्मूला बोला जाए तो इसका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस परचेस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। जो प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग स्टॉक होते हैं वो इस साल आके ओपनिंग स्टॉक बन जाते हैं और उसमें कितना हमने मटेरियल परचेस किया उसको ऐड कर देंगे और जो परचेस रिटर्न है उसको लेस कर देंगे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर देंगे और फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। ये जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार ये सब चीज़ें दे देंगे, वहाँ नेट परचेस रहेगा, एडजस्टेड परचेस रहेगा, ये दो में रहेगा। तो यहाँ आपको ये करना है ओपनिंग स्टॉक प्लस एडजस्टेड परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। या तो ओपनिंग स्टॉक प्लस आप कर सकते हैं नेट परचेस या एडजस्टेड परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हो सके जैसे सैलरी दिया हो या बेड डेब्ट से दिया हो, कमीशन दिया हो, तो ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करिएगा। इसमें केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस, फ्यूल, वो सारी चीज़ें डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करके और उसके बाद जो फार्मूला निकलेगा अल्टीमेटली वही निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस परचेस रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछेंगे, अकाउंट रिसीवेबल का नेगेटिव बैलेंस क्या होता है। अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर, डेटर यानी कस्टमर, कस्टमर का नेगेटिव बैलेंस क्या है। कस्टमर का नेगेटिव बैलेंस का मतलब ये होता है, कस्टमर जब नेगेटिव शो करे तो ये होता है कि कस्टमर ने हमें एडवांस दिया, यानी बिजनेस को एडवांस मिला है कस्टमर से, उसको ये है नेगेटिव बैलेंस। क्योंकि पॉजिटिव का मतलब होता है कस्टमर से हमें लेना है। यदि कस्टमर का बैलेंस पॉजिटिव है, प्लस है, जो कि होता है, इसका मतलब है उनसे हमें लेना है। नेगेटिव बैलेंस पे बोले तो आप बोल सकते हैं इसको कि कस्टमर का हमारे पास जो है एडवांस है, इसको डेफर्ड रेवेन्यू भी बोलते हैं। उसके बाद अकाउंट पेबल का अगर नेगेटिव है तो उसका क्या होगा। अकाउंट पेबल का अगर नेगेटिव बैलेंस है तो हमारा जो है सप्लायर के पास एडवांस है या क्रेडिटर के पास आप बोल सकते हैं एडवांस है। ये जो है इन दोनों में डिफरेंस है। ये पूछते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव में हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सिंपल सा ट्रिक है, डेटर का पॉजिटिव मतलब हमेशा होता है उनसे लेना है, क्रेडिटर का पॉजिटिव उनको देना है। तो नेगेटिव जो हो गए वो रिवर्स का याद रख लेंगे। उसके बाद इनका क्वेश्चन आता है कि डेटर एजिंग रिपोर्ट क्या होता है। डेटर मतलब जिनसे हमें लेना है, एजिंग मतलब समय, टाइम, और रिपोर्ट मतलब उनसे हमें जो लेना है उसका रिपोर्ट। तो डेटर एजिंग रिपोर्ट क्या है। तो डेटर एजिंग रिपोर्ट ये है जो वो बताता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे वीकली, मंथली या 15 डेज में डेटर से कितना हमें अमाउंट मिलने वाला है, उसको बोलते हैं डेटर एजिंग रिपोर्ट। आप ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, डेटर एजिंग रिपोर्ट इज अ रिपोर्ट विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स एट अ पर्टिकुलर वीक और पर्टिकुलर यू कैन से फोर्टनाइटली और मंथली। ये सारी चीजें का जो इंफॉर्मेशन देते हैं उसको बोलते हैं डेटर एजिंग रिपोर्ट। और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज करते हैं उसकी जनरल एंट्री क्या होता है। तो हम जनरली बोलते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, लेकिन ये आप नहीं बोलिएगा क्योंकि फॉरेन अकाउंटिंग में आपको बोलना पड़ेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड एसेट्स। फिर पूछेंगे एक्यूमुलेटेड एसेट्स क्या है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो बोलेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है। तो उनको बोल सकते हैं जो डेप्रिसिएशन लग रहे हैं, जो वर्षों से महीनों से जो लगते हुए आ रहे हैं, जो इकट्ठा हो रहे हैं, उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये आप जब पूछते जाएंगे वो बढ़ते जाएंगे और आप वही क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्रॉपरली जिस पे आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो सॉरी बोल सकते हैं। झूठ नहीं बोलिएगा इंटरव्यू में। और दूसरा फिर उसके बाद पूछे वो कि डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है। देखिए डेफर्ड रेवेन्यू जो है कस्टमर या कोई भी कस्टमर का आपके पास जो एडवांस है लेकिन आपने सर्विस रेंडर नहीं किया या प्रोडक्ट डिलीवर नहीं किया है तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। जैसे डेफर्ड रेवेन्यू मीन्स अ रेवेन्यू which is received advance from customer but we have not
provide any kind of service and we have not delivered any kind of goods, that's called deferred revenue. ये जो है इसका मोस्ट एग्जाम्पल हो सकता है, यदि आप टाटा स्काई के अकाउंटेंट हैं तो आपके लिए एनुअल सब्सक्रिप्शन जो आपके कस्टमर ने दिया है वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू हो सकता है, या तो कोई कस्टमर से आपके पास एडवांस आया है उसको भी डेफर्ड रेवेन्यू बोल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है यहीं से कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है वो पूछ लेंगे। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ऐसे बोल सकते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस एक्सपेंडिचर which is incurred in current accounting period but which provide benefit more than one accounting period, that is called deferred revenue expenditure। मतलब ये बोलना चाहता है जो करंट ईयर में आपने खर्चे किया लेकिन इसका बेनिफिट जो है मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, जैसे एडवर्टीजमेंट या मार्केट सर्वे के लिए आपने जो कोई पेमेंट किया है, ये दोनों एग्जाम्पल हो सकता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के। तो ये एक आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद ये पूछते हैं कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या है। तो फिक्टिशियस एसेट्स मींस एसेट्स which does not have any realizable value or does not have any physical existence. It is one kind of loss which is right off over the period of time। कुल मिला के फिक्टिशियस एसेट्स जो है एक टाइप का लॉस है जो इसको बैलेंस शीट में राइट ऑफ करना पड़ता है अकाउंटिंग पीरियड में। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, कंपनी के जो इनकॉर्पोरेशन में जो उसको बनाने के पहले जो खर्चे हुए उसको बोल सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोल सकते हैं आप। लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर, जैसे डिस्काउंट पे शेयर इशू किया, ये सब भी जो है फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। एक पूछते हैं डेबिट नोट क्या है, डेबिट नोट इशू कौन करते हैं। देखिए परचेस रिटर्न के केस में डेबिट नोट इशू होते हैं और ये जो है इशू करते हैं जिसने परचेस किया वो इशू करते हैं। क्रेडिट नोट जो है इशू करता है वो जो है जो सेलर हैं वो क्रेडिट नोट इशू करते हैं। हालांकि डेबिट नोट कई बार सेलर भी इशू करते हैं, बायर भी इशू करते हैं, लेकिन सिंपल सा लैंग्वेज में बोल सकते हैं डेबिट नोट इशूड बाय परचेसर और क्रेडिट नोट इशूड बाय सेलर। डेबिट नोट इशू करने का मेन रीजन है, जैसे मान लीजिए परचेस किया हमने 1000 आईपैड मंगाया था, उसमें मान लीजिए 100 पीस डैमेज निकल गए तो उसको रिटर्न करना है, तो हम यहाँ से एक जो है डेबिट नोट बना के जो है हम सेलर को दे देंगे और वो जो एक्सेप्ट करेंगे एक्नॉलेजमेंट देंगे तो उसको कई लोग क्रेडिट नोट भी बोलते हैं। तो एक ये हो सकता है दोस्तों। उस तरह से मैं अब जो है दूसरा क्वेश्चन सीरीज के बारे में भी बताना चाहूँगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं, अब दिखाता हूं मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन सीरीज। जैसे मान लीजिए अब जैसे क्या है कि चेक लिस्ट बना के रखा है, वही देख लेते हैं। तो अब जैसे कैश फ्लो के बारे में पूछते हैं कि कैश फ्लो क्या है। देखिए कंपनी में जो इनफ्लो आउटफ्लो होते हैं कैश का, उसको बोलते हैं कैश फ्लो। अब कैश फ्लो के कंपोनेंट क्या होते हैं, देखिए 3 कंपोनेंट होते हैं। जैसे ये पूछा है इंटरव्यू में क्वेश्चन, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कई दोस्तों ने बताया। तो उसके होते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग क्या होते हैं, जैसे सेल हुआ, परचेस हुआ, उस पर एक्सपेंसेस हुआ, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। उसमें जितने कैश इनकर्ड किए जाते हैं उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। फिर आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, जैसे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है, उस पर जो इन्वेस्ट किया है उससे पेमेंट जो रिसीव करते हैं उसको बोलते हैं जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और जैसे कोई डेट इशू किया या कोई शेयर इशू किया तो वो आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये पूछ सकते हैं आपसे कि इसके मेथड कितने हैं, तो कैश फ्लो के 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। फिर आगे भी पूछेंगे तो उसको भी डिटेल में देख लीजिएगा। फिर उसके बाद अब जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन का बता ही दिया, फिर प्रॉफिट लॉस का पूछेंगे, वो सब भी बता देंगे। जैसे बेड डेब्ट्स का पूछ सकते हैं, बेड डेब्ट से जब चार्ज करते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा, जब कोई डेटर से मिलना था नहीं मिला तो उसको बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं एक छोटे से सीरीज में, और सॉरी एक और क्वेश्चन बताने वाला हूं जो भूल जा रहा हूं मैं, उसको थोड़ा सा देख लेता हूं ये कौन सा क्वेश्चन है फटाक से। हाँ, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे बैंक रिकंसिलिएशन, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बैंक रिकंसिलिएशन क्या होता है, बैंक रिकंसिलिएशन बोल सकते हैं आप, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज रिकंसाइल बिटवीन कैश बुक ऑफ बैंक विथ कैश बुक ऑफ बिजनेस विथ बैंक पासबुक। मतलब बैंक के पासबुक जो है और कैश बुक जो बिजनेस के हैं दोनों को रिकंसाइल करते हैं, उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे मेन रीजन क्या है डिफरेंस की, क्यों दोनों में डिफरेंस हो जाता है। एक तो एरर हो सकता है, दूसरा टाइमिंग हो सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइमिंग होता है। जैसे
जब भी आप बनाएं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक चीज को ध्यान में स्थायी कर लीजिए, या तो पासबुक या तो कैश बुक। जैसे पासबुक स्थायी करते हैं, पासबुक में क्या किया है वही हम कर देंगे कैश बुक में, हमारा रिकंसाइल होगा। जैसे पासबुक का ओपनिंग बैलेंस ले लिया। अब जैसे मान लीजिए चेक इशूड बाय बिजनेस ने चेक इशू किया लेकिन बैंक ने क्लियर नहीं किया, यानी बैंक ने माइनस नहीं किया है, तो बैंक ने माइनस पासबुक में नहीं किया है तो आप यहाँ कैश बुक में भी प्लस करवा दीजिए। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एडेड इन कैश बुक, तो डिविडेंड उन्होंने प्लस किया है बैंक पासबुक में, यहाँ आप भी प्लस कर दीजिए। कमीशन रिसीव्ड बाय बैंक ने कहीं से कमीशन रिसीव्ड किया, उन्होंने प्लस किया, आप भी कैश बुक में प्लस कर दीजिए। फिर जो है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक ने बैंक चार्जेस डेबिट किया, आप भी यहाँ डेबिट करिए, आप भी खर्चे दिखाइए। फिर उसके बाद कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कस्टमर ने डायरेक्टली चेक आपके बैंक में दे दिया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, आपका कैश बुक में नहीं है तो आप भी यहाँ प्लस कर दीजिए, आपका बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद एनी काइंड ऑफ ब्रोकरेज पेड बाय बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है, उन्होंने पे कर दिया ब्रोकरेज, तो वहाँ उन्होंने माइनस किया, आप भी माइनस कर लीजिए। आपने इंस्ट्रक्शन दिया LIC का बिल पेमेंट करने के लिए, उन्होंने बैंक ने दे दिया बैलेंस, वहाँ पेमेंट कर दिया तो उन्होंने माइनस किया, आप भी यहाँ करिए। आपने बिजनेस के रेंट के लिए दिया है, बैंक ने डायरेक्टली रेंट दे दिया, माइनस किया है तो आप भी कैश बुक में माइनस कीजिए। यानी बैंक ने जो माइनस किया है, जो प्लस किया है पासबुक में, वही सारा कैश बुक में कर दीजिए और आपको देखेंगे फाइनली एज पर कैश बुक आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टैली हो जाएगा। इसका मेन एरर दो हो सकता है, दो रीजन हो सकता है, एक टाइमिंग एरर और दूसरा एक एरर बोल सकते हैं, लेकिन एरर जल्दी नहीं होता, ये टाइमिंग का गैप ही होता है जो ये होता है। ये एक सुटेबल आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।